हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं 10th इजी स्टडी। आज की वीडियो प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रक्षेप गति क्या होती है और जानेंगे कि एक पत्थर को किस पोजीशन से फेंका जाए कि पत्थर मैक्सिमम दूरी तक जाकर गिरे। साथ ही साथ जानेंगे प्रक्षेप गति का भौतिक जीवन में क्या उपयोग है। उससे पहले यदि आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्रक्षेप गति की परिभाषा बोलती है, जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तब वस्तु आकाश में वक्रीय गति करते हुए पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर गिरता है। वस्तु के इस गति को प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यह तो थी प्रक्षेप गति की परिभाषा। चलिए इसको हम कुछ प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लेते हैं एक वस्तु को क्षैतिज अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका गया है। हम देखते हैं कि जब वस्तु गति कर रही होती है उस समय वह दो विमाओं में गति करती है। इन विमाओं को हम एक्स और वाई अक्ष द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। वाई अक्ष में किसी समय पे वस्तु की ऊंचाई को दर्शाता है, जबकि एक्स अक्ष वस्तु द्वारा क्षैतिज में तय की गई दूरी को दर्शाता है। अब मान लेते हैं जब वस्तु को फेंका जा रहा था उस समय वस्तु का प्रारंभिक वेग u था। जैसे कि हमें पता है वस्तु x और y दोनों अक्षों में गति करती है, इसका मतलब इन दोनों विमाओं में कोई ना कोई वेग अवश्य होगा जिसके कारण वस्तु x और y अक्ष में गति करती है। अब यदि प्रारंभिक वेग u को उसके घटकों में वियोजित कर दें तो हम पाएंगे कि y अक्ष में वस्तु का वेग uy है और x अक्ष में ux है और ux इजकल टू u cos थीटा तथा uy इजकल टू u sin थीटा होगा। इधर ध्यान दीजिएगा, जिस अक्ष के साथ कोण बनता है उस अक्ष में वियोजित घटक cos आता है। अब हमें पता चल चुका है कि y अक्ष में वस्तु का वेग uy होगा और यह वही वेग है जिसके कारण वस्तु ऊर्ध्वाधर अक्ष में गति करती है। परंतु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण g पृथ्वी की ओर लगता है, जिसके कारण ऊर्ध्वाधर अक्ष का वेग uy गुरुत्वीय त्वरण के इफेक्ट से धीरे धीरे कम होता जाता है और एक स्थिति पे यह शून्य हो जाता है। इस समय वस्तु द्वारा ऊर्ध्वाधर अक्ष में तय की गई दूरी अधिकतम होती है, या कहे कि वस्तु अपने उच्चतम ऊंचाई पे होती है। अब गुरुत्वीय त्वरण के कारण वस्तु धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगती है और ऊर्ध्वाधर वेग फिर से बढ़ने लगता है। इस तरह वस्तु उसी तल पे आ जाती है जिस तल से उसे फेंका गया है और वस्तु द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन शून्य हो जाता है। परंतु क्षैतिज वेग ux में गुरुत्वीय त्वरण का कोई इफेक्ट नहीं होता। हम मान लेते हैं वस्तु को पृथ्वी के किसी बिंदु O से फेंका गया है, तब वस्तु अधिकतम ऊंचाई P तक जाकर वापस पृथ्वी के किसी बिंदु O डैश पे आ जाती है। अब हम एक एक करके प्रक्षेप का पथ, प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, प्रक्षेप का उड्डयन काल तथा प्रक्षेप की क्षैतिज परास निकालेंगे। फर्स्ट नंबर पे है प्रक्षेप का पथ, जिसे हम पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। प्रक्षेप का पथ हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों के लिए निकालेंगे। पहले हम क्षैतिज गति के लिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें गति के दूसरे समीकरण का उपयोग करना होगा, जो कि s इजकल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। इस समीकरण में हम s, u और g के मानों को रखेंगे। मान लो वस्तु का क्षैतिज में प्रक्षेप पथ x है और हमने पहले पता कर लिया है वस्तु का क्षैतिज वेग ux इजकल टू u cos थीटा होता है और इस समय वस्तु का क्षैतिज में त्वरण ax इजकल टू 0 होगा, क्योंकि हमें पता है वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है और वस्तु के क्षैतिज वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात
वेग परिवर्तन शून्य है, जिसके कारण त्वरण भी शून्य होगा। चलिए इन मानों को समीकरण में रख देते हैं। उससे पहले हम गति के दूसरे समीकरण को इस प्रकार लिख लेते हैं। x इजकल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। इधर पे यू एक्स अक्ष पे वस्तु का प्रारंभिक वेग है तथा ए एक्स एक्स अक्ष पे वस्तु का त्वरण है। अब हम दिए गए मानों को रख देंगे, तब यू एक्स की जगह पे यू कॉस थीटा तथा ए एक्स की जगह पे शून्य आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करने पे x इजकल टू यू कॉस थीटा इंटू टी मिलेगा। इस समीकरण से हमें समय t का मान मिल जाएगा। तब यह t इजकल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा हो जाएगा। इस समीकरण को हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम ऊर्ध्वाधर गति के लिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे। तब हम गति के दूसरे समीकरण से कह सकते हैं y इजकल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, जहाँ पे y वस्तु का ऊर्ध्वाधर पथ है और इस समय ऊर्ध्वाधर वेग यू वाई इजकल टू यू साइन थीटा तथा त्वरण ए वाई इजकल टू माइनस जी होगा। यहाँ पे जी गुरुत्वीय त्वरण है और माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, क्योंकि इस समय वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है और जी पृथ्वी की ओर या कहें कि नीचे की ओर लग रहा है। चलिए इन मानों को हम समीकरण में रखते हैं। तब यू वाई के स्थान पे यू साइन थीटा तथा ए वाई के स्थान पे माइनस जी आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे y इजकल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर मिलेगा। अब हम समीकरण 1 द्वारा प्राप्त t के मान को इस समीकरण में रखेंगे। तब यह y इजकल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर मिलेगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y इजकल टू एक्स यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 इंटू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और आगे सॉल्व करने पे हम पाएंगे कि y इजकल टू एक्स यू टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर मिलेगा। इस समीकरण को हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। यह समीकरण एक परवलय का समीकरण है जिसका व्यापक रूप y इजकल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर होता है। आप कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि a के स्थान पे यू टेन थीटा है तथा b के स्थान पे जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो हमने इस तरह से यह पता कर लिया है कि किसी प्रक्षेप का जो पथ होता है वह परवलयाकार होता है। हमारे पास सेकंड नंबर पे है प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, जिसको हम वर्टिकल हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। हम जानते हैं प्रक्षेपित वस्तु तब तक ऊपर की ओर जाती है जब तक कि उसका ऊर्ध्वाधर वेग यू वाई शून्य नहीं हो जाता। इसका मतलब जब वस्तु बिंदु P पर होगी उस समय वस्तु का अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग वी वाई इजकल टू 0 होगा। इधर पे हम अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग को v द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं तथा y का मान अधिकतम होगा। कहने का मतलब उस समय वस्तु अपने अधिकतम ऊंचाई पर होगी। इस समय हम y के स्थान पे h ले लेते हैं जो कि हाइट को प्रदर्शित करता है। इस तरह हमें अंतिम वेग वी वाई इजकल टू 0, वाई इजकल टू एच, ए वाई इजकल टू माइनस जी तथा प्रारंभिक वेग यू वाई इजकल टू यू साइन थीटा मिलेगा। इन मानों को हम गति के समीकरण में रखकर अधिकतम ऊंचाई निकाल सकते हैं। पहले हम गति के पहले समीकरण से समय t का मान निकालेंगे और उसका मान गति के दूसरे समीकरण में रखेंगे, जिससे हमें h मिल जाएगा। गति का पहला समीकरण वी वाई इजकल टू यू वाई प्लस ए वाई टी होता है, जहाँ पे
वी वाई अंतिम वेग और यू वाई प्रारंभिक वेग है। ए वाई वस्तु का त्वरण है। इस समय अंतिम वेग वी वाई इजकल टू 0 तथा यू वाई इजकल टू यू साइन थीटा होगा और वस्तु का त्वरण माइनस जी होगा। तब इन मानों को समीकरण में रखते हैं। जब इन मानों को समीकरण में रखते हैं तब वी वाई के स्थान पे 0, यू वाई के स्थान पे यू साइन थीटा और ए वाई के स्थान पे माइनस जी आ जाता है। इसको सॉल्व करने पे हमें समय t का मान मिलेगा जो कि t इजकल टू यू साइन थीटा अपॉन जी है। अब इन मानों को गति के दूसरे समीकरण y इजकल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर में रखेंगे। मान रखने पे हमें h इजकल टू यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस 1/2 इंटू माइनस जी इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर मिलेगा। आगे सॉल्व करने पे h इजकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मिलेगा। इसका एलसीएम लेने पे हमें h इजकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मिलेगा। आप देख रहे हैं कि प्रक्षेपित वस्तु की हाइट साइन के मान पर निर्भर करती है और हमने पढ़ चुका है साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है जो कि थीटा इजकल टू 90 डिग्री में मिलता है। इसका मतलब जब किसी वस्तु को 90 डिग्री से प्रक्षेपित करते हैं तब वस्तु अपने उच्चतम ऊंचाई तक जाती है। अब हम थीटा के स्थान पे 90 डिग्री रखेंगे तब साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा और जब हम इस मान को दिए गए समीकरण में रखते हैं तो हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाती है। मैक्सिमम हाइट को हम एच मैक्स से प्रदर्शित करते हैं तब हमें एच मैक्सिमम इजकल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g मिल जाता है। इस तरह से हमने किसी प्रक्षेपित वस्तु की अधिकतम ऊंचाई को ज्ञात कर लिया है। 3rd नंबर पे है प्रक्षेप का उड्डयन काल, जिसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। जब तक वस्तु हवा में होती है उस समय को उड्डयन काल कहते हैं। अर्थात प्रक्षेपण बिंदु O से अधिकतम ऊंचाई P तक जाकर वापस उसी तल में स्थित बिंदु O डैश तक आने में वस्तु द्वारा जितना समय लगता है उसे उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। उड्डयन काल निकालने से पहले हम वस्तु के O से P तक जाने में लगा समय निकालेंगे और सम्मति से जितना टाइम वस्तु को O से P तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम P से O डैश में आने पर लगेगा। उड्डयन काल को गति के प्रथम समीकरण वी वाई इजकल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी से निकालेंगे। चलिए अब अंतिम वेग वी वाई का मान 0, प्रारंभिक वेग यू वाई इजकल टू यू साइन थीटा और त्वरण ए वाई इजकल टू माइनस जी रख देते हैं। मान रखने पे हमें 0 इजकल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी मिलेगा और सॉल्व करने पे टी का मान टी इजकल टू यू साइन थीटा अपॉन जी मिलेगा। यह तो वस्तु द्वारा ओ से पी तक जाने में लगा समय था और सम्मति से वस्तु द्वारा पी से ओ डैश तक आने में लगा समय भी टी इजकल टू यू साइन थीटा अपॉन जी होगा। तब उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट इजकल टू वस्तु द्वारा ओ से पी तक जाने में लगा समय प्लस वस्तु द्वारा पी से ओ डैश तक आने में लगा समय होगा। चलिए हम इनके मानों को रख देते हैं। अब हम कह सकते हैं उड्डयन काल टी इजकल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी होगा। उड्डयन काल को कैपिटल टी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से हमने किसी प्रक्षेपित वस्तु के लिए उसका उड्डयन काल या कहे कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया है। लास्ट नंबर पे है प्रक्षेप की क्षैतिज परास, जिसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज भी कहते हैं। अपने उड्डयन काल में वस्तु द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को
प्रक्षेप की क्षैतिज परास कहते हैं। इसका मतलब वस्तु द्वारा तल के बिंदु O से बिंदु O' तक तय की गई क्षैतिज दूरी को प्रक्षेप की क्षैतिज परास कहते हैं। क्षैतिज परास को कैपिटल R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम गति के दूसरे समीकरण S = ut + 1/2 at² की सहायता से क्षैतिज परास को निकालेंगे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैपिटल R = uxt + 1/2 axt²। यहाँ पे हमने S के स्थान पे क्षैतिज परास लिया है। U के स्थान पे वस्तु का क्षैतिज में प्रारंभिक वेग ux तथा A के स्थान पे क्षैतिज त्वरण ax लिया है। अब इस समीकरण में ux, ax तथा t के मानों को रखेंगे। तब ux = u cos थीटा तथा t के स्थान पे उड्डयन काल t = 2u sin थीटा अपॉन g को रखेंगे, क्योंकि वस्तु अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज में दूरी तय करती है उसे ही क्षैतिज परास कहते हैं। और इधर पे क्षैतिज त्वरण ax शून्य होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, परंतु क्षैतिज वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। या कहें कि क्षैतिज वेग में परिवर्तन शून्य है, तब क्षैतिज त्वरण भी शून्य होगा। अब इन मानों को समीकरण R = uxt + 1/2 axt² में रखेंगे। तब R = u cos थीटा × t + 1/2 × 0 × t² मिलेगा। और सॉल्व करने पे हमें R = u cos थीटा × 2u sin थीटा अपॉन g मिलेगा। इधर पे t के स्थान पे हमने उड्डयन काल t = 2u sin थीटा अपॉन g लिया है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। R = u² × 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, और 2 sin थीटा cos थीटा = sin 2 थीटा होता है। तब R = u² sin 2 थीटा अपॉन g हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं क्षैतिज परास R साइन के मान पर निर्भर करता है और साइन का अधिकतम मान 1 होता है। तब हमें अधिकतम क्षैतिज परास के लिए साइन 2 थीटा का मान 1 रखना होगा, और इसे इस तरह से लिख सकते हैं साइन 2 थीटा = साइन 90 डिग्री। अब कोणों को कंपेयर करने पे 2 थीटा = 90 डिग्री मिलेगा, और सॉल्व करने पे थीटा = 45 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब जब वस्तु को क्षैतिज के साथ 45 डिग्री बनाते हुए फेंका जाता है, तब वस्तु क्षैतिज में अधिकतम दूरी तय करती है। यदि हम किसी पत्थर को 45 डिग्री से फेंके तो वह अधिकतम दूरी तक जाकर गिरेगा। और अधिकतम क्षैतिज परास को RMX द्वारा दर्शाते हैं। यदि हम R = u² sin 2 थीटा अपॉन g में sin 2 थीटा का मान 1 रख दें तो हमें R मैक्सिमम मिल जाएगा। तब R मैक्सिमम u² अपॉन g मिलेगा। इस तरह से हमने किसी प्रक्षेपित वस्तु के लिए उसका क्षैतिज परास निकाल लिया है।